इंटरनेट की दुनिया बड़ी कमाल की है। क्यों कमाल की है? क्योंकि हर दिन एक नया शॉर्ट फॉर्म हमारे सामने आ जाता है जिसे क्रैक करना होता है। जैसे ओजी, ओरिजिनल गैंगस्टर कहते हैं, एसएमएच लोग लिखते हैं, शेकिंग माय हेड। अब ऐसे जब एक्रोनिम सामने आते हैं, शॉर्ट फॉर्म सामने आती है, तो गूगल करके पता लग जाता है क्या उसका मतलब है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो एक्रोनिम्स हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। और आज हमने पूरा इंतजाम कर लिया है आपके लिए। डीफाई, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो पूरी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम आज हमारे शो में कर दिया गया है। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। एक्सप्लेनर्स होंगे और चर्चा होगी हमारे मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले आइए समझते हैं डीफाई क्या है। तो डीफाई की फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो सबसे पहले ये एक सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इमेजिन कीजिए, जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो क्या होता है, आपको कोलैटरल देना पड़ता है, कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है और उसके बाद आपको लोन मिलता है ना। और वो भी बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोन देना चाहते हैं या वो लोन नहीं देना चाहते। अब बैंक यहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी है और उसका इस प्रक्रिया पर नियंत्रण है, राइट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए डीफाई जो है इस सिस्टम को उलट कर रख देता है, एकदम फेरबदल कर देता है इसमें। अब डीफाई में क्या होता है, अगर आपको लोन चाहिए तो आप क्रिप्टो करेंसी के बदले में ले सकते हैं, और आप चाहे तो आप उसके बदले में ना भी ले, यानी कोई चीज गिरवी बिना रखे भी लोन ले ले। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है इसमें, जिसमें आपको उन लोगों से पैसे मिल जाते हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन पर फंड मुहैया करार रखा होता है। यानी डीफाई वो व्यवस्था है जिसकी मदद से आप पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। अब वित्तीय उत्पादों में बस लोन ही नहीं, बल्कि इसके अलावा बचत, कारोबार और यहां तक कि बीमा भी है। तो ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा भी आप डीफाई पर उठा सकते हैं। ज्यादातर डीफाई व्यवस्था एथेरियम पर बनी है, लेकिन अब कई और ब्लॉकचेन नेटवर्क हैं, जैसे सोलाना है, टेरा है, अवलांच है और भारत का पॉलीगॉन भी है, जिन पर ये सारी वित्तीय एप्लीकेशन जो है वो बनी हुई हैं। तो डीफाई आपने समझ लिया, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो दो टूल्स हैं जो इसके इस्तेमाल में कारगर साबित होते हैं। पहला है डैप्स और दूसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। डैप्स क्या है? मैंने कहा था ना शुरू में, शॉर्ट फॉर्म्स आजकल बड़ी कूल चलती हैं, उनके बारे में जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डैप्स एक ऐसी टर्म है, इसकी फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। ये पब्लिक ब्लॉकचेन पर बने ऐप है जिन पर ये सारी वित्तीय गतिविधियां होती हैं। ब्लॉकचेन यानी एक पब्लिक लेजर जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है, या जिसकी इंफॉर्मेशन हर किसी के पास होती है जो ब्लॉकचेन पर है, एक सूडो एनोनिमस वे में। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें लेन देन अपने आप अमल में आता है, इसीलिए इसका नाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता है, कोई इंटरमीडिएरी जो है वो नहीं होती। ये कोड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें कर्ज लेने वाले और देने वालों के बीच की जो शर्तें हैं वो भी लिखी होती हैं। अब क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हैं और डीफाई इससे लिंक्ड है, लेकिन ये उससे अलग कैसे है? जैसे कि अगर बिटकॉइन की अगर हम बात कर लें, अब उससे ये कैसे अलग है डीफाई? देखिए, इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। ये पब्लिक ब्लॉकचेन पर तो निर्भर है ही, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है और डीफाई का इसमें वर्णन होता है और उसी से क्रिप्टो का भी जो लिंक है वो है। लेकिन फर्क यहीं पर आ जाता है कि ये प्रोग्रामेबल है। अगर बिटकॉइन को आप सिर्फ लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो डीफाई वाले जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें लेन देन से आगे बढ़कर और बहुत सारे जो फायदे हैं इस पूरे मीडियम के, वो आप उठा सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं आखिर में कि डीफाई के साथ क्या क्या हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटीज जो है वो इसकी क्या क्या है। सबसे पहले आप पैसों का जो लेन देन है वो आप कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप करना चाहे तो पैसों का लेन देन डीफाई के जरिए कर सकते हैं। आप मनी स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि जिसको आपके पैसों की जरूरत है उसे तब मिल जाए उसकी जरूरत के हिसाब से, तो उसे स्ट्रीमिंग कहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अब आप कोलैटरल के साथ या कोलैटरल के बिना लोन जो है वो ले सकते हैं, यानी कुछ गिरवी रखे बिना भी, जिसे फ्लैश लोन्स कहते हैं। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है तो इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक और एडवांटेज है इसके साथ। अब आप अपनी जो क्रिप्टो बचत है उस पर ब्याज भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग्स हैं क्रिप्टो की, तो आप उस मनी को लेंड कीजिए, उधार दीजिए, तो वहां पर आपको सेविंग का जो फायदा है वो मिलता है।
उसके अलावा आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। शो की शुरुआत में मैंने कहा ही कि कई फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें इंश्योरेंस एक है। तो ये तो यहां पर बात हो गई डीफाई की। इसके कुछ फायदे और नुकसान भी हैं, वो भी, उस पर भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे कंपेयर कर लेते हैं जो कन्वेंशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसके अगेंस्ट। डीफाई वर्सेस सीफाई, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बीच में अंतर क्या है। इसके लिए पेश है हमारा सेगमेंट वर्सेस, और उसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका नाम है रोहास नागपाल। ये चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं रैप्ट एसेट प्रोजेक्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डीफाई वर्सेस सीफाई कीजिए हमारे लिए। जरूर। तो जब हम इन दोनों को देखते हैं तो सीफाई में आप अगर जब अपने बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक के प्राइवेट डेटाबेस में आपका बैलेंस मेंटेन होता है। तो इसीलिए जब आपको किसी और बैंक में ट्रांसफर करना पड़ता है या किसी और देश में, तो इसमें बहुत समय लगता है और बहुत खर्च भी हो जाता है। पर जब हम अपना पैसा ब्लॉकचेन या डीफाई में रखते हैं तो हमारी सिग्नेचर, जो एक प्राइवेट की बोली जाती है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपना पैसा या एसेट किसी और को भी भेज सकते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है और चंद मिनटों में ये हो जाता है और आपको किसी को पूछना नहीं पड़ता है। दूसरा होता है कि बैंकों और ये सब जगहों में छुट्टियां बहुत होती है, बैंक हॉलिडे जिसको बोलते हैं। बट क्रिप्टो और डीफाई दुनिया की इकलौती ऐसी मार्केट है जहां 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के साल के 365 दिन बिजनेस चालू रहता है, कुछ बंद नहीं होता है। और आपका पूरे पैसे का कंट्रोल भी आप ही के साथ रहता है। और जो लोग चाहते हैं कि उनके बारे में ज्यादा खबर ना हो कि ये किसके साथ डीलिंग चल रही है, तो ब्लॉकचेन और डीफाई की दुनिया में काफी हद तक आप कौन है ये सामने वाला नहीं जानता। ये हर बार अच्छी चीज भी नहीं होती है, क्योंकि बहुत बार हो सकता है आप किसी क्रिमिनल के साथ डील कर रहे हैं, पर यह भी एक उसकी एक खासियत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहास, लेकिन हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है चर्चा, और उसी में हम डिस्कस करेंगे इसके रिस्क और रिवॉर्ड। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीजन भारद्वाज भी, ये एंटरप्रेन्योर हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, और रोहास भी। तो ये दोनों, इनसे हम चर्चा करते हैं इसके रिस्क और रिवॉर्ड्स की। हमने फायदे तो आपको बता दिए शुरू में, एक्सप्लेनर में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया कि ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट से ये भी जानना जरूरी है कि क्या इसके नुकसान है। सबसे पहले आपका ओपिनियन लेना चाहता हूं, रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। श्रीजन आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? तो डीफाई का जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो ये है क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, तो हर स्टेप पे जो पैसा बचता है वो यूजर को डायरेक्टली मिलता है। जैसे आप ब्याज की बात कर रहे थे, तो अगर आज हम बैंक में एक एफडी कराते हैं तो हमें 6% 7% उसका ब्याज बेस्ट टू बेस्ट केस में मिलता है। बट डीफाई में अगर मैं यही एक एफडी करा लूं अपनी, और वो भी फ्लेक्सिबल एफडी है, तो मुझे 10% 12% मिलता है, क्योंकि इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, कोई और इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडी और कोई ऑर्गेनाइजेशन बीच में इन्वॉल्व नहीं है। तो जो पैसा बचता है हर स्टेप पे वो भी एज अ रिवॉर्ड यूजर को वापस मिलता है। तो सबसे बड़ा डीफाई का एक फायदा तो ये है। जी रोहास, आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है डीफाई का? रिवॉर्ड मेरे हिसाब से तो होगा कि 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के 365 दिन साल का ये चालू रहता है। और मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी मुझे कोई डील करनी है या किसी से पैसे लेने हैं या देने हैं, मुझे वेट नहीं करना पड़ता कि वीकेंड है, छुट्टी है। और खासकर इंटरनेशनल जब आप करते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब रिस्क की भी बात कर लेते हैं रोहास, थोड़ा डिटेल में। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे बड़ा रिस्क आप क्या देखते हैं डीफाई का? सबसे बड़ा रिस्क है कि आपका पूरा पैसा गुल हो सकता है, और ये काफी बार होता है। आप क्रिप्टो भी जब खरीदते हैं तो हो सकता है एक क्रिप्टो टॉप पे चल रही है और कुछ देर में वो एकदम जीरो की तरफ बढ़ जाती है। जो बड़े बड़े क्रिप्टो होते हैं वो भी बहुत ऊपर नीचे करते हैं, और डीफाई की दुनिया में तो बहुत सारे लोग गायब भी हो जाते हैं। तो जैसे इसी साल की अगर हम बात करें तो टर्की में 2 बड़े बड़े एक्सचेंज थे। एक ने तो पता नहीं बिलियन से ज्यादा डॉलर लेके गायब हो गए, और दूसरा पैसे उड़ा दिए, पकड़े गए वो लोग, पर लोगों के पैसे गुल हो गए थे। और ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 महीने में 2 बड़े बड़े एक्सचेंज बंद हो गए। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि डीफाई में कोई रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी यहां पे आके कुछ भी कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं, वो नकली साइटें बनाते हैं। एक रग पुल नाम का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको एक बहुत बढ़िया वेबसाइट दिखेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी, पर जैसे ही आपने पैसा उसमें डाला तो आपके पैसे गुल और वो कंपनी वेबसाइट बंद करके भाग जाती है। जैसे स्क्विड गेम नाम का आजकल बहुत सीरियल चल रहा है पॉपुलर, उसके नाम से किसी ने अपनी खुद की क्रिप्टो चलाई। अब आपको क्या पता वो असली क्रिप्टो है कि नकली, तो वो उन्होंने सारे लोगों के पैसे लिए और
प्रोजेक्ट बंद करके भाग गए। और वहां तो ये पर सबसे बड़ा रिस्क होता है जी, वहां पर, और उसकी वजह से मुझे लगता है मीम कॉइन्स की जो छवि है वो भी गड़बड़ जरूर हो गई इस स्क्विड गेम्स वाले स्कैम के बाद। लेकिन देखिए, हमारे देश में का ही अगर उदाहरण लें तो इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो बैंक से लोन लेकर फिर फरार हो जाते हैं और बाहर किसी और कंट्री में बैठे होते हैं। उनकी पूरी जानकारी होती है वो किस कंट्री में, उसके बावजूद भी आप उन्हें देश में नहीं ला पाते। तो ऐसे में एक ऐसे सिस्टम में जहां ब्लॉकचेन पर सूडो एनोनिमिटी है, यानी आपकी पूरी जानकारी भी वहां नहीं है, तो वहां एक सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू जरूर आ जाता है। सृजन, आप बताइए, आप भी इसे एज अ रिस्क देखते हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और रिस्क है जो सबसे बड़ा आप देखते हैं डीफाई के बारे में? जी बिल्कुल, मैं इसे एज अ रिस्क देखता हूं, और डीफाई बहुत ही रिस्की स्पेस है जहां पर अगर आपने सारी एहतियात नहीं बरती तो आप अपना पैसा लूज कर सकते हैं, और अगर आपने एहतियात बरती तो भी आप पैसा लूज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस प्लेटफॉर्म में आपने अपना पैसा डाला है, इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, अगर वही हैक हो जाए तो भी आपका लॉस है। अभी आज जैसे हम बैंक चाहते हैं, बैंक में आज के दशक में चोरी के केसेस बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि बैंक की सिक्योरिटी पुख्ता हो चुकी, बैंक को पता चल चुका कि किस तरीके से लोग पैसे चुराने की कोशिश कर सकते हैं। पर क्योंकि डीफाई इतना नया स्पेस है, यहाँ पर लोगों को अभी धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अच्छा, ऐसे भी हैक हो सकता है, ऐसे भी स्कैम हो सकता है, और दिन का कुछ $10 मिलियन रिपोर्टेडली डीफाई के स्कैम्स और हैक में जाता है। अगस्त में मैंने खुद एक डीफाई प्लेटफॉर्म में अपने कुछ क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट किया था, और वो प्लेटफॉर्म एक हफ्ता तो बहुत अच्छा चला, बट 8वें दिन वो प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया। जैसे रगपुल की बात कर रहे थे, तो सेम चीज वहां पर थी, और इस केस में आप किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा रिस्क है। राइट। वहीं से मेरा अगला सवाल है रोहास के लिए, आखिरी सवाल है। सृजन, आप हमारे साथ बने रहे अगले सेगमेंट के लिए। लेकिन रोहास, ऐसे में अगर लेजिस्लेशन आती है, कानून हमारे देश में बनता है, तो आपको लगता है कि डीफाई का फायदा उठा पाएंगे लोग? जरूर, बहुत हद तक। पर बस मुझे यही है कि गवर्नमेंट जब लॉ बनाए तो वो एक चीज ध्यान में रखे कि सारी जो क्रिप्टो एसेट होती है वो एक तरह की नहीं होती है। क्रिप्टो एसेट 11 अलग अलग तरह की होती है, उसमें एनएफटी भी होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे बिटकॉइन भी होते हैं। तो मेरा यही होगा कि जब सरकार रूल बनाए तो वो अलग अलग क्रिप्टो को अलग अलग रूल के हिसाब से रेगुलेट करे, और ये अगर होगा तो हमारे देश को डीफाई का बहुत फायदा हो सकता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे अच्छे आइडिया और प्लेटफॉर्म है, और अगर सरकार के हमको सहयोगिता मिले तो हमारा देश बहुत बड़ा नाम कर सकता है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है सवाल जवाब, और उसके लिए सृजन हमारे साथ है। लेकिन सवाल दर्शकों का होता है, जवाब हमारे एक्सपर्ट का। सवाल फिलहाल हमजा खान का, सुनिए। तो डीफाई प्रोटोकॉल के यूजर्स जो हैं वो एक डाओ, एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने वोट दे सकते हैं कुछ सुझाए गए चेंजेस के बारे में, जो भी उस पर सजेस्ट किए जाएंगे, इस प्रोटोकॉल के ऊपर जो चेंजेस होंगे उसके लिए वोट कर सकते हैं इस डाओ के थ्रू। तो हम क्या इस डाओ के बारे में और जान सकते हैं? तो दाव लगाना सही है या नहीं सृजन, वो भी एक सवाल है, बट इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। और मैंने इसे कैसे एक्सप्लोर किया था कि बहुत सारी क्रिप्टो कंपनीज हैं, उनके नाम में दाव शब्द होता है। तो तब मैंने पहली बार ये जब नोटिस किया कि बहुत सारी कंपनीज के नाम में दाव शब्द है, तब गूगल किया और तब मालूम पड़ा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या इसका मतलब है। बट फिलहाल सवाल आपके लिए आया सृजन, क्या कहेंगे आप डाव कम्युनिटी के बारे में? तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आज हम टाटा या रिलायंस जैसी किसी कंपनी में अपना पैसा निवेश करते हैं, तो इन कंपनीज की एक एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पर आप जा सकते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं, और कंपनी बोलती है कि ठीक है, आपने फीडबैक दिया, ये फीडबैक देख के हमें जो ठीक लगेगा हम वो निर्णय लेंगे। डाओ के अंदर जो लोग पैसा निवेश कर रहे हैं उनके पास एक खास अधिकार है कि वो डिसीजन मेकिंग में वोटिंग के अंदर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो जब वो अपना मतदान करते हैं, उसके गणना होती है, उसकी पूरी काउंटिंग होती है, और अगर एक डाओ के अंदर कंडीशन लगा रखी है, मान लीजिए 51% अगर वोट आएंगे उसके बाद ही ये चीज पास होगी, ये फीडबैक पास होगा, ये नया फीचर प्रोडक्ट के अंदर आएगा, तो डाओ के अंदर ये चीज की पूरी सुविधा है। तो जो भी लोग निवेश कर रहे हैं एक तरीके से वही प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा समझते हैं, वही प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और वही प्रोडक्ट के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। और जब उनके सुझाव प्रोडक्ट में उनको अमल होते हुए दिखते हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस, लोगों का जो एक प्रोडक्ट को लेके ट्रस्ट है, एक प्रोजेक्ट को लेके उनका जो बिलीफ है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और डाओ की सबसे अच्छी खासियत यही है कि जो आपका बेस्ट यूजर है, जो आपका प्रोडक्ट यूज करने के लोग हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हो, दुनिया के हर कोने से वो ये वोटिंग कर सकते हैं।
तो डीफाई की डाउ कम्युनिटी को देख रहे हैं आप बढ़ते हुए भारत में, या अभी संकोच है लोगों में? अभी संकोच भी है और अभी पूरी शिक्षा भी नहीं है लोगों को, क्योंकि ये स्पेस इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे, और एक बहुत ही बड़ा गैप है। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी है, लोग करना भी चाहते हैं, पर जैसे सरकार बात कर रही है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी बैन कर देंगे तो अभी कोई भी वो जोखिम, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सब लोग वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमारी सरकार क्या बोलती है, और फिर आगे हम उसके हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को यह भी बता दूं कि जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी पैसा लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर ले। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद डीफाई की कॉन्वर्सेशन को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे। बात करेंगे गेमफाई की। ये गेमफाई क्या है? अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। जाइएगा नहीं, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और आज हम चर्चा कर रहे हैं डीफाई पर, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पर। अब इसे एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं और बात करते हैं गेमफाई की। गेमफाई ये क्या है? अब ये एक तरीका है पैसे कमाने का गेमिंग के जरिए। वैसे ही आजकल गेमिंग में बहुत सारे गेमर्स पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और वीडियो गेम्स दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वहां पर बन जाता है गेमफाई। अब ट्रेडिशनल वीडियो गेम्स में क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं वो पैसे पे करते हैं एक ऑनलाइन गेम को खेलने के लिए ताकि रिवॉर्ड्स मिले। ब्लॉकचेन वीडियो गेम्स में क्या होता है, उन्हें उनके समय और उनके एफर्ट के लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं और ये मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। ये काम कैसे करती हैं गेमफाई गेम्स? देखिए, अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है खेलकर कमाने का तरीका, जिसमें जब आप गेम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें पूरा करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। दूसरा तरीका है गेम में इस्तेमाल होने वाले जो टोकन है उसके जो टोकन कलेक्टेबल्स हैं, डिजिटल कलेक्टेबल्स, उसके जरिए भी आप जो है इन्हें खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक प्लेटफॉर्म है एक्सी इन्फिनिटी, वहां पर प्लेयर्स दो जो डिजिटल प्लेयर्स हैं उनके एनएफटीज को जोड़कर तीसरा क्रीचर क्रिएट कर सकते हैं। तो एनएफटीज के साथ, डिजिटल एसेट्स के साथ वहां खेला जा सकता है। और आखिर में ऑफ कोर्स डीफाई फीचर्स जो है, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो फीचर्स हैं उसके जरिए भी आप इसमें गेम्स जो है वो खेल सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट अजीत खुराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर जेनेसिस नेटवर्क, क्रिप्टो एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं एक गेमर हूं और मैं अभी ऑनलाइन गेम्स खेल रहा हूं, मुझे गेमफाई में एंटर करना है, क्या स्टेप्स हैं, कैसे करूं मैं? जैसा कि आपने कहा भी कि गेमफाई में डीफाई भी होती है, ब्लॉकचेन गेम्स भी होती हैं और एनएफटीज भी अक्सर होती हैं। यदि आपका उद्देश्य गेम खेलना है तो आप उस नजरिए से जा रहे हैं। टिपिकली जैसे एक्सी इन्फिनिटी सबसे फेमस गेम है दुनिया में, उनके वेबसाइट पर जाइए, उनकी ऐप डाउनलोड कीजिए, या चाहे तो वेबसाइट पे ही खेल लीजिए। इसे खेलने के लिए आपको कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई एनएफटीज की जरूरत होगी। स्प्लिंटरलैंड नाम की बहुत फेमस गेम है जो आप फ्री खेल सकते हैं, मगर आप चाहें तो कुछ पैसे दांव पर लगाकर भी खेल सकते हैं। मगर मैं सबसे बड़ी बात यहां पे ये कहना चाहूंगा कि चूंकि गेमफाई डीफाई, ब्लॉकचेन गेम्स और नॉन फंजिबल टोकन का संगम है, तो आप अगर गेम के उद्देश्य से जा रहे हैं तो आपके लिए गेमफाई वो बन जाता है। यदि आप पैसे उधार पे देने या लेने के लिए जा रहे हैं तो डीफाई आपका उद्देश्य बन जाता है। और यदि आप एनएफटी खरीदने, बेचने या कलेक्ट करने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो वो आपका उद्देश्य बन सकता है। तीनों चीज का संगम। तो चलिए, आप अगर स्टेप्स भी हमें बता पाए कि अगर हम गेमिंग और लेट्स से पैसा कमाने दोनों के उद्देश्य के साथ जा रहे हैं तो करना क्या होगा? जैसे हम क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेप्स बोलते हैं कि पहले एक वॉलेट होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, तो उसके स्टेप्स हैं। वैसे अगर कुछ स्टेप्स अगर आप हमें बता पाए जिससे जो गेमर्स हैं उनको थोड़ी मदद मिल सके। तो दो प्रकार की गेम्स होती है, मैं उनमें से एक की बात करूंगा जो कि मतलब वीडियो गेम, आर्केड गेम टाइप होती है। जैसे कि आप कोई शहर के अंदर से जा रहे हो, लड़ाई कर रहे हो लोगों से और कुछ जीतने की कोशिश कर रहे हो। तो यदि इस प्रकार की गेम है तो उसके अंदर सबसे पहली चीज आपको ये करनी होगी, अपना अकाउंट खोलना होगा। उस अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी प्रकार के वॉलेट की जाने के, जैसे समझो मेटामास्क की जरूरत होती है ताकि आप अपने अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सको।
उस गेम के अंदर अक्सर ऐसा होगा कि आपको कुछ साधनों की, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे समझो ये कोई तलवार से खेलने वाली गेम हो, तो सादी तलवार तो आपको मुफ्त में दी जाएगी, मगर आप अच्छी तलवार चाहते हैं तो उसे जाकर आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी समझो अच्छी तलवार है और आपके सामने शत्रु खड़ा है, उसके साथ आप लड़ाई कर रहे हो और उसकी तलवार या उसके कोई अन्य साधन आप जीत लेते हैं, तो ये जो साधन आपने जीते या उसकी तलवार जीती या उसका आपने सूट जीता, वो सूट बाजार में आप बेच सकते हैं और आपके मेटामास्क में उसकी जो कीमत, जिस कीमत पे आपने बेचा, वो आपके पास आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह जिस तरह आप निवेश करते हैं, अब निवेश ना करते हुए आप गेम खेल रहे हैं, बाकी जो स्टेप्स होते हैं अकाउंट खोलने के, वॉलेट कनेक्ट करने के, वो सेम ही रहते हैं। वाह, बहुत जल्दी आपने शब्दों की तलवारबाजी करते हुए भी ये समझा दिया कि क्या स्टेप्स लेने हैं गेम 5 में एंटर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ ही जो शो है वो होता है खत्म, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वेरीज को हम यहाँ पर शामिल करें, वो वीडियो क्वेरीज भी हो सकती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। टैग कीजिएगा एनडीटीवी इंडिया को। मेरा नाम है अरुण सिंह, मुझे भी आप टैग कर सकते हैं ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर, और अगले एपिसोड में आपकी क्वेरी को लेने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी तरफ से अलविदा। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।